वेल दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे विद द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो आप उसको किन किन तरीके से चार्ज कर सकते हो, किन किन तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। यानी वी आर स्टार्टिंग विथ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज द ओल्डेस्ट मेथड, जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वो होता है फ्रिक्शनल मेथड और द ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, जो हमारा पहला मेथड होगा चार्जिंग का वो कहलाता है फ्रिक्शनल मेथड, और यू कैन से ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड। ठीक है, देखो व्हाट इज फ्रिक्शनल और ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड। इसमें बेसिकली क्या करते हो, आप दो ऑब्जेक्ट लेते हो और उसे रब कर देते हो, आप उसे रगड़ देते हो। ठीक है, जब आप उसे रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ए ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बी ले लिया। ओके, और आपने ए और बी को रब कर दिया। ठीक है, दे आर रब्ड टुगेदर। और मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले गए, से सम इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहां ये मैंने जो एरो बनाई है ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले जाएंगे तो ए पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी ना, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए यानी ए विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, और बी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, बी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। और क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन बी को भी चार्ज दे रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन ए को भी चार्ज दे रहे हैं, तो जितना चार्ज बी पे डेवलप होगा, मान लो बी पे चार्ज डेवलप हो रहा है माइनस क्यू, तो ये पक्की बात है कि जो ए पे चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू ना। दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो फ्रिक्शनल या ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड पे जब भी चार्ज डेवलप होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, देन बोथ द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अब मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स ए से बी गए। ठीक है, लेट एन इलेक्ट्रॉन्स बी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, और हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जो बी पे चार्ज डेवलप होगा क्यू बी, वो कितना होगा, माइनस एन ई ना। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बी पे चार्ज कितना डेवलप होगा, माइनस एन ई, और जो ए पे चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा, प्लस एन ई। बोथ द चार्जेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। ठीक, तो दिस इज द ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड। जैसे आप देखोगे, मान लीजिए पॉलीथीन है और पॉलीथीन को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। तो जब आप पॉलीथीन को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन ने लूज कर दिए और सिल्क क्लॉथ में चले गए, तो सिल्क क्लॉथ विल गेट नेगेटिवली चार्ज एंड पॉलीथीन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। गॉट इट? तो दिस इज द ट्राइबो इलेक्ट्रिक और फ्रिक्शनल मेथड। ठीक है, अब देखिए एक सीरीज होती है जिसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। ठीक है, एक सीरीज होती है जिसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम सब्सटेंसेस को एक ऑर्डर में लगा देते हैं, और वो ये सीरीज हमें दो चीजें बताती है। ठीक है, कि एक तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो विच विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड विच विल गेट नेगेटिवली चार्ज। तो देयर इज अ सीरीज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ओके, और इसका एक एंड पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है, और इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस लगे रहते हैं, ए बी सी डी ई एफ। में यहाँ सब्सटेंस के नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको ये सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ए बी सी डी, ये सब डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, लाइक पॉलीथीन हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज में लगा दिया गया। अब देखो ये सीरीज आपको दो चीजें बताती है। पहले तो ये बताएगी कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को लेकर रब कर रहे हो तो विच विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड विच विल गेट नेगेटिवली चार्ज। पहली इंफॉर्मेशन तो ये आपको देती है। तो मान लो आपने बी और डी लिया। ठीक है, तुमने बी और डी को लेकर रब कर दिया, तो देखो पॉजिटिव साइड बी और डी में देखो कौन है ऊपर, बी, और नेगेटिव साइड कौन है, डी। तो अगर आप बी और डी को लेके रब करोगे
तो B विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड D विल गेट नेगेटिवली चार्ज। समझ गए आप? इसी तरीके से देखो, अगर आप D और F लेके रबिंग कर दो, D और F ले लीजिए, तो अगर आप D और F लेके रब करते हो तो D विल गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड F विल गेट नेगेटिवली चार्ज। गॉट इट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जब आप रब करते हो ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि D हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस किसके साथ रब किया जा रहा है। अगर वो सब्सटेंस किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ रब हो रहा है जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर है, जैसे आप देखो D को जब आपने B के साथ रब किया तो D नेगेटिवली चार्ज हुआ ना। और अगर वो सब्सटेंस कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ रब हो रहा है जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में नीचे है, जैसे मान लीजिए आपने D और F को रब किया तो D पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो इट विल डिपेंड कि उनकी रिलेटिव पोजीशन ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में क्या है। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये देती है। दूसरी इंफॉर्मेशन ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज ये देती है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को रब करोगे तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होगी। जितना ज्यादा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में दो सब्सटेंसेस के बीच का गैप होगा, उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी। तो यहां पे आप देखो, अगर आपने ए और बी को रब किया, देखिए ए और बी, ठीक, और अगर आप ए और ई ले लो तो आप देख सकते हो ना, ए और ई का जो गैप है वो ए और बी के गैप से कहीं ज्यादा है। तो जो चार्ज आपका डेवलप होगा किसके रब करने पे, ए और ई को रब करने पे, वो ग्रेटर होगा एज द चार्ज डेवलप्ड इन रबिंग ए एंड बी। क्यों? क्योंकि ए और ई का गैप ज्यादा है और ए और बी का गैप कम है। क्लियर है? तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आप समझ गए। ये आपको दो चीजें बताती हैं, एक तो कि जब आप दो सब्सटेंसेस को रब करोगे तो द सब्सटेंस लोकेटेड ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सीरीज वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा वाला नेगेटिवली चार्ज होगा जो नीचे लोकेटेड होगा, नेगेटिव साइड। और दूसरा, हायर द गैप between the two substance in triboelectric series, higher will be the magnitude of the charge transferred. ठीक है? Now tell me one thing, आपने ये देखा कि in frictional method जब आप दो substances को रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। व्हाट यू थिंक, विल देयर बी एनी ट्रांसफर ऑफ मास? क्या लगता है आपको, क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? मान लो ये आपका सब्सटेंस ए है और ये दूसरा सब्सटेंस बी है, ठीक है, और ए और बी को जब तुमने रब किया तो n इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में चले गए, तो आपके इस पे क्या चार्ज आ गया? QB is minus NE and what is your QA? You will say plus NE. यहाँ डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ एक्सेस हो गया। What do you think? Will there be any transfer of mass? क्या मास का भी कुछ ट्रांसफर होगा? Well, we all know कि electrons are of negligible mass, but they have some mass. We know electron का mass कितना होता है? The mass of the electron is 9.1 into 10 index minus 31 kg, which is a very small quantity, but certainly non-zero. ठीक है ना? ये जीरो क्वांटिटी नहीं है, यानी मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो जब भी ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड से आप रबिंग करते हो तो देयर इज आल्सो अ ट्रांसफर ऑफ मास, दो इट विल बी नेग्लिजिबल, बट मास भी ट्रांसफर होगा। और अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि कितना मास का ट्रांसफर हो रहा है ना, अगर अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई कितना मास का ट्रांसफर हुआ, तो आप बता सकते हो ए और बी में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को तुमने रब किया, ए से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और बी ने गेन किया, तो विच ऑब्जेक्ट विल गेन मास? तो आप कहोगे बी मास गेन करेगा ना, क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन आए तो बी में मास का गेन होगा और ए में मास का लॉस होगा, ठीक है। और मास का कितना ट्रांसफर होगा? हाउ मच विल बी द ट्रांसफर ऑफ मास? सो यू कैन से नंबर ऑफ electrons transferred multiplied by mass of one electron, right? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? एक इलेक्ट्रॉन के मास से, राइट? एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड। तो कभी भी अगर आपसे प्रॉब्लम में ये पूछा जाए कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब किए हो, व्हाट विल बी द ट्रांसफर ऑफ मास,
तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी इट विल गेन द मास, जो पॉजिटिवली चार्ज होगी इट विल लूज द मास, एंड द मास ट्रांसफर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल बेसिक मैथ से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्राइबोइलेक्ट्रिक और फ्रिक्शनल मेथड, ट्राइबोइलेक्ट्रिक और फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। Now the second method of charging is the conduction. जो अगला मेथड है चार्जिंग का that is conduction. Now conduction is applicable only for conductors. जैसे मेटल्स हो गए, ठीक, all metals belong to the family of conductors. कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अपने थ्रू कंडक्ट करने देते हैं। तो जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर की फैमिली में आते हैं, ठीक। देखिए यहां क्या फंडा लगता है, बेसिकली मान लो अगर दो कंडक्टर्स है, बेसिकली ये जो कंडक्शन का मेथड है चार्जिंग का ये आप डिटेल में पढ़ोगे इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में, जो पूरा अपने आप में एक चैप्टर है क्लास 12th में। अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। तो यहां मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा जो कूलम्स लॉ में और जो दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें यूज होगी। बाकी जो कंडक्शन है पोटेंशियल का कंसेप्ट है वो पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप कवर करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ बेसिक फंडा क्या लगता है कि अगर आपके पास दो कंडक्टर्स है, ठीक है, अगर आपके पास दो कंडक्टर्स है से A एंड B और इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, ठीक है, और से इसका जो पोटेंशियल है V से मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्ट A, कंडक्टर A का पोटेंशियल है लेट इट बी V1 एंड से ऑब्जेक्ट B हैज अ पोटेंशियल V2, ठीक है। तो यानी दो कंडक्टर्स है हमारे पास A और B, इनमें चार्जेस कितना है Q1 Q2 और इनमें जो पोटेंशियल है वो कितना है V1 V2। अब अगर आप इन्हें एक कंडक्टिंग पाथ से यानी अगर एक वायर से जोड़ दो या आप इन्हें टच कर दो, दोनों चीज आप कर सकते हो, आप इन्हें एक वायर से भी जोड़ सकते हो या आप इन्हें टच करके भी रख सकते हो। तो अगर आप इन्हें एक वायर से जोड़ देते हो, ठीक है, या आप इन्हें सिंपली एक दूसरे से टच करके रख दो और अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी अगर V1 V2 इक्वल नहीं होगा, ठीक, तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक? टिल दे अटेन द सेम पोटेंशियल। कब तक? टिल दे अटेन द सेम पोटेंशियल। तो इफ दे हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। इफ दे हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस देन चार्ज विल बी transferred between them till they attain what? Till they attain what? Same potential. समझ गए? Till they attain the same potential. This is the basic fundamental of the phenomena of charging by conduction. ठीक है, कि अगर दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और आप उन्हें एक वायर से जोड़ देते हो या आप उन्हें कांटेक्ट में लाके रख देते हो, देन द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड अमंग देम। उनके बीच में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये मत सोचना जब तक उनमें चार्जेस सेम हो जाए, नो। क्या सेम होना चाहिए? सेम पोटेंशियल। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी, इसके बाद चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। गॉट इट? तो ये हम नोट कर लेंगे पहले कि क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है फॉर द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं एक स्पेशल केस में। एज आई टोल्ड यू कि ये पोटेंशियल का कंसेप्ट आप पूरा पढ़ोगे किसमें? इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट कूलम्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंसेप्ट का यूज होगा जो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। बाकी तो आप पूरा पोटेंशियल में पढ़ोगे, बट कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का यूज होगा कि अगर आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है आइडेंटिकल साइज के, ठीक है,
two conducting spheres of same size. Two conducting spheres of same size. ठीक है, से A एंड B फॉर द टाइम बीइंग हम इनको नाम दे देते हैं A और B. ठीक है, और मान लो इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे जो चार्ज है वो Q2 है. कंडीशन ये है कि सेम साइज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सेम साइज. ठीक है, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए. अगर अब आप ये हम फिंगर टिप फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधे एंड फॉर्मूला, क्योंकि ये कूलम्स लॉ और पोटेंशियल में काफी अप्लाई हो, सॉरी कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी अप्लाई होगा. पोटेंशियल में तो आप पूरा डिटेल पढ़ोगे. ठीक है, तो अगर ये सेम साइज है और आपने इन्हें टच कर दिया, आपने इनको टच कर दिया या आपने इन्हें कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मान लो आपने इन्हें कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया. ठीक, तो इनके बीच में जो चार्ज है वो फ्लो करेगा कब तक, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए. और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि ये जो सेम पोटेंशियल पे चार्जेस आएगा, वो जो टोटल चार्ज है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. समझ रहे हो, जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. द टोटल चार्ज इज equally distributed among two spheres. ठीक है, तो ये फिंगर टिप एंड रिजल्ट हम याद रखेंगे कि जो आपका टोटल चार्ज है वो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा. ठीक है, यानी मान लो इस पे चार्ज कितना था Q1 और इस पे था Q2, तो जो टोटल आएगा, यहां जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 ना, यही आएगा टोटल Q1 प्लस Q2. अब ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको कितना मिलेगा जब आप इन्हें टच करोगे या वायर से जोड़ दोगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसे कितना मिलेगा Q1 प्लस Q2 टोटल बाई 2. गॉट इट. तो ये एक इंपॉर्टेंट फिंगर टिप जब मैं बोलता हूँ फिंगर टिप पॉइंट, उसका मतलब याद रखना कि वो एकदम एंड फॉर्मूले, एंड रिजल्ट के फॉर्म में आप याद रखो कि वो फ्रिक्वेंटली अप्लाई होंगे. ठीक है, तो द टोटल चार्ज विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among both the conducting spheres. ठीक है, the total charge will get equally distributed among both the conducting spheres. ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा. जहां मैं नोट करने को बोलूं, यू कैन स्टिल द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद आराम से वो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. जो भी आपने पॉइंट देखा, इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. गॉट इट. मान लीजिए मैं पहला इलस्ट्रेशन लेता हूं कि मेरे पास दो स्फीयर्स है आइडेंटिकल साइज के. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, आइडेंटिकल साइज. ठीक, से A एंड B, और इस पे चार्ज है 3Q और इस पे Q, 3Q एंड Q. ठीक, और मान लो आपने क्या किया, आपने इन दोनों को टच कर दिया. अब टच करके आप हटा भी सकते हो या ऐसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एक बार जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, तब वो फर्दर कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा. अब पूछ रहा है इन पे क्या चार्जेस होगा. ठीक, तो देखो यहाँ पे जो Q1 है वो कितना है 3Q, पहले पे चार्ज ना, Q1 इज 3Q. व्हाट इज योर Q2, दूसरे पे कितना चार्ज है Q. तो अब दोनों पे जो चार्ज आएगा QA, याद है अभी हमने क्या सीखा कि टोटल विल बी डिवाइडेड बाई 2, तो 3Q प्लस Q बाई 2, यानी 4Q बाई 2 कितना आ गया 2Q. और जो B पे भी चार्ज आएगा वो भी यही आएगा ना, वो भी यही आएगा इक्वल, यानी 2Q. यानी जब आप इन्हें टच करोगे तो इसको चार्ज 2Q मिल जाएगा और इसको भी चार्ज 2Q मिल जाएगा. गॉट इट, एकदम सिंपल. दूसरा इलस्ट्रेशन आप देखिए, मान लीजिए A पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम और एक आइडेंटिकल साइज का दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है B, और इस पे चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, और आपने इन्हें टच कर दिया. ठीक, आपने इन्हें टच कर दिया और आपको फाइनल चार्जेस बताने हैं. तो पहला चार्ज कितना है 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना है -1 माइक्रोकूलम,
अब जब आप टच करके हटाओगे तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 विल गेट इक्वली डिवाइडेड ना, दोनों में वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो A को कितना मिलेगा 4 माइक्रोकूलम प्लस -1 माइक्रोकूलम बाई 2, यानी -3 माइक्रोकूलम बाई 2, यानी -1.5 माइक्रोकूलम, ये A को मिल जाएगा। B को कितना मिलेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, वही चीज, यानी अगेन -1.5 माइक्रोकूलम। व्हाट है, सिंपल। समझिए, तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, एकदम सिंपल है। आप दोनों के चार्जेस को क्या करो, आप दोनों के चार्जेस को पहले एड अप कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल साइज के, सेम साइज के। ये ध्यान रखना ना, उनकी रेडियाई, जो रेडियाई है दोनों का, वो सेम होना चाहिए। तभी ये एंड वाला फॉर्मूला सीधे आप लगा दोगे कि हर एक पे चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौ, मान लीजिए अब हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन ले लेता हूं, इसमें 3 कंडक्टिंग स्फीयर्स है A B C, A B C। ठीक है, तीनों आइडेंटिकल साइज के हैं, तीनों आइडेंटिकल साइज के हैं। A पे चार्ज Q है, B न्यूट्रल है और C पे 2Q है। ठीक है, A पे Q है, B is neutral and C is having a charge of how much, 2Q, and the problem is saying that all are of identical size। प्रॉब्लम ये कह रही है कि पहले आपने A और C को टच किया, A is touched with C, then A is touched with B। ठीक है, पहले A और C को टच किया, फिर A और B को टच किया। अब आपसे कह रहा है फाइंड फाइनल चार्जेस। अब तुम्हें तीनों पे फाइनल, जो उनके फाइनल स्टेट में चार्जेस होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, सिंपल फंडा है, बस यहां पे क्या है कि मल्टीपल टाइम्स आप टचिंग कर रहे हो। तो से पहले हम A और C को टच किए ना, हमने A और C को टच किया। A पे कितना चार्ज है Q, C पे कितना चार्ज है 2Q, और जब आप इसे टच करोगे तो QA विल बी इक्वल टू QC, दोनों पे बराबर होगा ना चार्ज, पक्की बात है, आइडेंटिकल साइज है तो दोनों पे याद है ना, आइडेंटिकल साइज में चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो पहले तो मैंने लिख दिया QA विल बी सेम एज QC, और कितना होगा, इनिशियल चार्जेस को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना, इनिशियल चार्ज को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो A पे कितना है Q, इस पे 2Q बाई 2, कितना आ गया आंसर 3Q बाई 2, ये आ गया। इसका मतलब अब जब तुमने A और C को टच किया तो A पे कितना आ गया 3Q बाई 2 और C पे कितना आ गया 3Q बाई 2। परफेक्ट ना, A पे आ गया 3Q बाई 2 और C पे कितना आ गया 3Q बाई 2। ये वाला काम तो हो गया। अब आप A को B से टच कर रहे हो, अब आप A को किससे टच कर रहे हो, B से। अब A का चार्ज क्या लोगे, क्योंकि A ऑलरेडी, देखो अब जो तुम A को B से टच कर रहे हो ना, तो A C के साथ टच हो चुका है पहले, यानी अब A का चार्ज Q नहीं लेंगे, अब इसका चार्ज आप लोगे 3Q बाई 2, और C न्यूट्रल है, यानी C पे कोई चार्ज नहीं है, ये भी आइडेंटिकल साइज है। तो अब फाइनली इन पे भी जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा A और B पे, और कितना होगा, दोनों के इनिशियल चार्जेस का सम बाई 2, यानी 3Q बाई 2 प्लस 0 बाई 2, तो कितना आ गया 3Q बाई 4, यानी फाइनली A पे कितना चार्ज आ गया 3Q बाई 4 और B पे 3Q बाई 4। अब तो कोई किसी को टच नहीं करना, तो अब देखो फाइनल स्टेट पे A पे कितना है 3Q बाई 4, B पे कितना चार्ज है 3Q बाई 4 और C पे कितना है 3Q बाई 2, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो फाइनली A has a charge of 3Q by 4, B has a charge of 3Q by 4 and C has a charge of 3Q by 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट? तो दिस इज हाउ
we proceed when we touch two identical size conducting spheres. ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। अब मान लो आप पूछते हो कि ओके सर, ये तो हो गया कि जब साइज आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब जब दोनों के रेडियाई सेम है। अगर रेडियाई सेम नहीं होंगे तब क्या होगा? ठीक है ना, अगर रेडियाई सेम नहीं होंगे तब क्या होगा? तो देखो, आपको याद होगा जब मैं कंडक्शन की स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है वो आप डिटेल में पढ़ोगे किसमें, इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तुम्हें कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एप्लीकेशन मिलेंगे, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एप्लीकेशन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि जहां पे जो कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे वो आइडेंटिकल साइज के होंगे। हालांकि मैं यहां पे ब्रीफली आपको ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आइडेंटिकल साइज नहीं होगी तब क्या फंडा लगता है। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल साइज। ठीक है, तो देखो यहां पे जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे तो वहां आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि अगर कोई स्फीयर है और इस पे चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, चार्ज क्यू है और रेडियस आर है, ठीक, तो वहां पढ़ोगे इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट सी क्यू डिवाइडेड बाय आर, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट। आगे आप पढ़ोगे ये कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मान लो आपके पास दो स्फीयर्स है ए और बी, और इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, और इस पे इनिशियल चार्ज q1 है और इस पे q2 है। ठीक है भाई, इस पे q1 है और इस पे q2 है। अब देखो यहां अब साइज सेम नहीं है तो यहां वो वाला एंड वाला फंडा नहीं लगेगा कि टोटल चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड q1 प्लस q2 बाई 2, क्योंकि q1 प्लस q2 बाई 2 कब लगता है? व्हेन बोथ द स्फीयर्स हैव द सेम साइज। तो यहां दो फंडा लगेगा। मान लो जब आपने इन्हें टच किया या वायर से जोड़ दिया, दोनों में वही चीज आप कह सकते हो कि कंडक्शन से चार्ज फ्लो करेगा, और इस पे चार्ज हो गया से QA और इस पे QB। फाइनल चार्जेस में लिख रहा हूं QA एंड QB। ठीक है, तो देखो पहला तो ये होता है कि जो हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में कि चार्ज कंजर्व होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो देखो इन दोनों स्फीयर को अगर तुम सिस्टम ले लो ना, तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा। ठीक है ना, जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा। इधर वाला पार्ट में इरेज कर दे रहा हूं, ये लिख लीजिएगा पॉइंट कि फॉर नॉन आइडेंटिकल साइज पहले तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, तो पहला फंडा मैं लगा रहा हूं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज शुरू में क्या था? Q1 प्लस Q2, और फाइनली क्या है? QA प्लस QB। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, दूसरा फंडा क्या लगेगा? देखो इक्विलिब्रियम ये अटेन है, अब इस समय दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। या सुनो, अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, यानी अगर VA V है तो VB B का भी पोटेंशियल V होगा। यही फंडा था ना याद है कंडक्शन का, कि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दे अटेन द सेम पोटेंशियल। तो दूसरा लगा दीजिए बाई कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल। ठीक, बाई कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल, सो वी कैन से VA इज सेम एज VB फाइनली इस स्टेट में। और अभी हमने देखा V का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट स्फीयर Q डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पहले का C कांस्टेंट, चार्ज कितना है? QA, और रेडियस कितना है? R1 इज कांस्टेंट QB बाय R2। अब ये देखिए C गया कट, तो देयरफॉर QA बाय R1 इज सेम एज QB बाय R2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड द फाइनल इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है,
इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपने बना लिया होगा फिगर। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हाट वी विल गेट, देखो अगर मैं इक्वेशन 2 में से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मैं अगर इक्वेशन 2 में से क्यू बी को सब्जेक्ट बना लूं तो क्यू बी कितना आएगा, क्यू ए R2 बाई R1, और इस क्यू बी को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पुट क्यू बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो आई विल गेट Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, QA प्लस QA R2 बाई R1। So I'll get Q1 plus Q2 is QA, आप ले लो कॉमन, 1 प्लस R2 बाई R1, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, QA R1 प्लस R2 बाई R1, तो देयरफॉर QA को सब्जेक्ट बना लो, तो QA आ गया Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आपका देखो फॉर्मूला आ गया किसका, QA का। अब यहां पे देखो चार्जेस इक्वली नहीं डिवाइड हो रहे हैं, जैसे आपने देखा था ना कि अगर दोनों स्फीयर की साइज सेम थी, आइडेंटिकल थी, तो चार्जेस वे गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यहां पे चार्जेस इक्वली डिवाइड नहीं हो रही है, देख रहे हो आप, चार्जेस आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये आपकी QA की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप देखो QB भी निकाल सकते हो, जैसे आपने QA निकाला है वैसे ही आप QB भी निकाल सकते हो ना। QB अगर आपको निकालना है तो QA की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ QA इन दिस इक्वेशन, यहां पे आप QA की वैल्यू ये रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ QB, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ QB, QB आ जाएगा Q1 प्लस Q2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई। अब हम इसको फिंगरटिप फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये तो पूरा बैकग्राउंड हो गया, पूरी वर्किंग। अब देखिए, ये नोट कर लेना वीडियो को स्टिल करके इतना। अब मैं आपको यहां फिंगरटिप फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, जो सीधे हम एप्लीकेशन के लिए याद रखेंगे, प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है और उनकी साइज सेम नहीं है, ठीक है, लेट्स सी, द फिंगरटिप पॉइंट व्हिच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। दो स्फीयर्स है, इसका रेडियस R1 है और इसका R2 है, ठीक है, और मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है, ठीक है। और जब आपने इन्हें टच कर दिया या वायर से जोड़ दिया, इस पे फाइनल चार्ज मान लेते हैं, क्या लिखने के लिए, AB भी लिख सकते हो या Q1 प्राइम लिख दो, Q2 प्राइम, इसको मैं क्या कह रहा हूं, नाम तो कुछ भी आप दे सकते हो ना। अभी मैं AB दिया था, अभी याद रखने के लिए फिंगर टिप पे, क्योंकि इसको 1 2 लिया है तो इसको Q1 प्राइम और Q2 प्राइम ले लिया। तो Q1 प्राइम का फॉर्मूला क्या आया, Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज इनटू, देखो याद रखने का तरीका क्या है, किस पे निकाल रहे हो, 1 पे, तो टोटल को इसी के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल को इसी के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी तरह जब 2 पे निकालोगे तो टोटल चार्ज ले लो शुरू वाला, Q1 प्लस Q2, यही है ना, Q1 प्लस Q2 क्या, शुरू का टोटल चार्ज, इनिशियल जो चार्ज है उनका सम। अब इसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आप याद रख सकते हो, ठीक। ये फिंगर टिप पॉइंट आप याद रख सकते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, इसका रेडियस R है और इसका 2R है, ठीक। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक का रेडियस R है और एक का 2R है, इस पे चार्ज है 3Q और इस पे Q है, ठीक। और आपसे कहा गया कि आपने इनको टच कर दिया या वायर से जोड़ दिया और आपको फाइनल चार्जेस लिखने हैं, कितना होगा।
तो मान लो फाइनल चार्ज लिख दो क्यू ए प्राइम क्यू बी प्राइम, और इनिशियल लिख दो क्यू ए क्यू बी। समझ गए? ये नाम तुम्हारे ऊपर है कैसे दे दो। अब ये मत सोचना कि टोटल सम कर दे और इक्वली डिवाइड कर दे, ये गलती मत करना। ये तब करते हैं जब दोनों का रेडियाई सेम होता है, यहाँ रेडियाई सेम नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, फाइनल ए पे जो चार्ज होगा वो होगा टोटल, जो शुरू वाला है ना क्यू ए प्लस क्यू बी, टोटल ए ओ बी का ए वाले के रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे आर ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी, दोनों का रेडियाई जोड़ दो। तो व्हाट इज क्यू ए पे कितना चार्ज है 3q, बी पे कितना चार्ज है शुरू में q, ए का रेडियस r डिवाइडेड बाई दोनों का रेडियस r प्लस 2r 3r। ये देखिए r कट गया, 3q प्लस q 4rq, तो आंसर आ गया 4q/3। ठीक, तो ए पे कितना फाइनल चार्ज आ गया 4q/3, 4q/3। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी पे निकालना है। देखो फाइनल चार्ज बी पे मैं क्या लिख रहा हूं क्यू बी प्राइम, तो टोटल क्यू ए प्लस क्यू बी, इनिशियल जो इनको सम करो, किसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे बी के। टोटल चार्ज देखो लिखा, बी के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई दोनों का रेडियस जोड़ दो, कितना आ गया क्यू ए प्लस क्यू बी, 3q प्लस क्यू ना वही चीज 4q, बी का रेडियस 2r, दोनों का रेडियस जोड़ दो 3r प्लस 2r 3r, या r कट गया, आंसर इज व्हाट 8q/3। ये आ गया देखिए। तो ए पे कितना चार्ज आ गया 4q/3 और बी पे कितना चार्ज आ गया 8q/3। तो आपने दोनों फंडा देख लिया कंडक्शन में कि व्हेन द स्फीयर्स आर ऑफ सेम साइज तो q1 प्लस q2/2 कर दोगे, बहुत आसान है। टोटल दोनों का सम करो, दोनों में इक्वली बांट दो। इफ द रेडियाई आर नॉट इक्वल तो अब ये फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हुआ आज के लेक्चर में, फ्रिक्शनल मेथड, दैट इज अ ट्राइबोइलेक्ट्रिक मेथड एंड द कंडक्शन। अब जो अगला मेथड होगा हमारा चार्जिंग का वो क्या होगा, वो होगा इंडक्शन, दैट विल बी द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके।